नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार मंडल, असिस्टेंट प्रोफेसर केएमडी कॉलेज परबत्ता, मुंगेर यूनिवर्सिटी। आज मैं राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अमंड के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के बारे में बात करूंगा। इसको जानने के पहले हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अच्छी तरीके से इसे समझ लेते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था है क्या। राजनीतिक व्यवस्था किसी देश के लोगों को कंट्रोल करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है या कई देशों में डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, तो हर एक जगह या देश में उनके इन्वायरमेंट के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था है। इस तरह हम राजनीतिक व्यवस्था को स्टेट या गवर्नमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था उपागम में डेविड ईस्टन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल अमंड ने प्रस्तुत किया। अमंड ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच में इस मॉडल का प्रतिपादन किया है। अमंड एवं पावेल ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का समर्थन किया है। इस मॉडल द्वारा अमंड ने राजनीतिक व्यवस्था को संरचनाओं और उनके प्रक्रियाओं के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ईस्टन के निवेश निर्गत मॉडल के प्रति असंतोष था, क्योंकि उनके राजनीतिक व्यवस्था को मशीनीकरण के उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां इसका व्यवहारिक उपयोग संभव नहीं है। ईस्टन ने अपने मॉडल में संरचनात्मक ढांचे पर बल दिया है, प्रक्रियाओं पर नहीं। ईस्टन ने केवल राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और क्रियाशीलता का उल्लेख तो किया है, लेकिन किस संरचना द्वारा कौन से प्रक्रिया संपन्न होते हैं यह स्पष्ट नहीं किया। यह केवल विकसित और पूंजीवादी देशों पर केंद्रित था, विकासशील और समाजवादी देशों पर नहीं। अतः नए मॉडल की आवश्यकता पड़ी। ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल सामान्य सिद्धांत निर्माण में राजनीति को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाया। अतः अमंड ने राजनीतिक व्यवस्था को संरचनाओं और प्रक्रियाओं के रूप में समझने के प्रयत्न का विचार प्रस्तुत किया। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन से कार्यों का संपादन करती हैं। यह वस्तुतः व्याख्या और परीक्षण का एक उपकरण है। यह उपागम दो प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित है और ये धारणाएं हैं प्रकार्य और संरचना की धारणाएं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत हम राजनीति का अध्ययन सरकारों की संरचना एवं कार्यों का विश्लेषण करके कर सकते हैं। इस उपागम की मूलभूत मान्यता यह है कि मनुष्य सुसंगम ढंग से क्रिया करता है, अर्थात वह अपनी भूतकालीन क्रियाओं को दोहराता रहता है। जब इन अंतः क्रियाओं के एक सीमा के बाहर दोहराया जाता है, तब इसके परिणाम स्वरूप संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की एक संरचना है। कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो तब तक अनाम रहती हैं जब तक उन्हें कोई नाम नहीं देता। जब किसी संरचना में निरंतर संपादित होने वाले व्यवहारों के कारण उस संरचना के अस्तित्व को स्थिर रहने का सहारा मिलता है, तो समाज वैज्ञानिक उन क्रियाओं को प्रक्रियात्मक कहते हैं। इसके विपरीत संरचना के अंतर्गत निरंतर संपन्न होने वाले जिन व्यवहारों से उन संरचना के अस्तित्व पर आघात पहुंचता है, उन व्यवहारों को समाज वैज्ञानिक दुष्क्रियात्मक की संज्ञा देते हैं। कुछ संरचनाओं द्वारा किए जाने वाले
कुछ कार्य नितांत अस्पष्ट होते हैं, जैसे ब्रिटिश संसद का स्पष्ट कार्य कानून बनाना है। इसके विपरीत संरचनाओं के कुछ कार्य स्पष्ट नहीं होते और उनका तब तक पता नहीं चलता जब तक उनकी खोज नहीं की जाती। इसी तरह कुछ संरचनाएं एक समान दिखती हैं और एक समान कार्य का संपादन भी करती हैं। इसके विपरीत कुछ संरचनाएं एक समान होते प्रतीत होने के बावजूद भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी कांग्रेस और भारतीय संसद एक समान होते हुए भी कार्यों की दृष्टि से भिन्न है। अतः संरचनाओं की तुलना एक कठिन कार्य है। अतः अधिकतर इनके कार्यों की तुलना ही की जाती है। आगे हम देखते हैं संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अंतर्गत 3 प्रश्न अंतर्निहित हैं। पहला, किसी भी व्यवस्था में कौन से बुनियादी कार्यों का संपादन होता है। दूसरा, किस संरचना द्वारा वे कार्य किए जाते हैं। तीसरा, किन परिस्थितियों में उन कार्यों को पूरा किया जाता है। विद्वानों के अनुसार इस उपागम की मुख्य मान्यताओं को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पहला, प्रत्येक व्यवस्था की संरचना होती है। दूसरा, इस संरचनाओं को पहचाना जा सकता है। तीसरा, इन संरचनाओं के अंग या तत्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। चौथा, व्यवस्था की संरचनाओं के अंगों द्वारा किए गए कार्यों का महत्व व्यवस्था के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में ही है। पांचवा, व्यवस्था की संरचनाओं के अंग कार्य की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं। छठा, इन कार्यों का महत्व उसी समय तक है जब तक वे व्यवस्था के अंग हैं। सातवां, व्यवस्था की प्रवृत्ति संतुलन की ओर होती है। अब हम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो पहला इसमें आता है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर बल देना। ईस्टर्न की भांति ही अमंड भी संपूर्ण और प्रकारों को विश्लेषित करने में राजनीतिक व्यवस्था का ही आधार रखता है। इसने इन सब संरचनाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को विशेष प्रकृति प्रदान करती हैं। दूसरा, विशिष्ट कार्यों की शर्तों का प्रतिपादन करना। व्यवस्था में संरचनात्मक विभिन्नीकरण या विविधता हो सकती है, अर्थात किसी राजनीतिक व्यवस्था में प्रकारों को संपादन को प्रकार की संरचनाओं के द्वारा हो सकता है, तो किसी अन्य व्यवस्था में इन्हीं कार्यों का निष्पादन ख प्रकार की संरचनाओं के द्वारा हो सकता है। यहाँ संरचनाओं की समानता मौलिक नहीं है, किंतु व्यवस्था के बने रहने के लिए प्रकारों का एक सा निष्पादन अनिवार्य है। तीसरा, विविध संरचनाओं में प्रक्रियात्मक अंतर्निर्भरता। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान संरचनाओं में अंतर्निर्भरता की प्रक्रियात्मक आधार पर व्याख्या करता है, अर्थात यह संरचनाओं को प्रक्रियाओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्न करता है। चौथा, संरचनात्मक प्रतिस्थापना की मान्यता। संरचनात्मक एक रूपता या समानता के स्थान पर इस उपागम में यह स्वीकार किया गया है कि संस्कृति विशेष के अनुसार संरचनाओं में हेरफेर या उनके स्थान पर कई प्रकार की संरचनाओं का निर्माण या प्रतिस्थापन हो सकता है। पांचवा, प्रक्रियात्मक तथा विकार्यात्मक संरचनाओं को मान्यता देना। संरचनाएं हर समय केवल प्रकारों को ही नहीं करती हैं, ऐसा इस उपागम में नहीं माना गया है। एक ही संरचना एक समय में प्रकार्य और दूसरे समय विकार्य करने की स्थिति में धकेली जा सकती हैं। अतः यह उपागम प्रकारों और विकार्यों को स्वीकार करने वाला उपागम है। अब इसकी कई आलोचनाएं भी की गई हैं।
पहली आलोचना इस प्रकार है, इस उपागम पर परिवर्तन विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके समर्थक समाज में गत्यात्मकता के स्थान पर यथास्थितिवाद के समर्थक हैं। दूसरी आलोचना, इस उपागम का प्रयोग उन लोगों ने किया है जो हार्वर्ड तथा शिकागो के बंद कमरों में बैठते हैं। इससे तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन संभव नहीं है। यह उपागम सर्वसम्मतता पर बल देता है, जबकि तीसरी दुनिया के देशों में सर्वसम्मति का अभाव पाया जाता है। तीसरी आलोचना, यह आलोचक यह भी कहते हैं कि यह उपागम पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा करता है। चौथी आलोचना, राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट करना कठिन है। उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। यह सच है कि इस दृष्टिकोण में ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग किया गया जो परिभाषा की दृष्टि से कठिनाई अवश्य उत्पन्न करते हैं, तथापि राजनीति को परंपरागत जकड़ने से मुक्त कर एक नवीन और गत्यात्मक अनुशासन बनाने का सूत्रपात रचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा ही हुआ है। यह एक सुसंगम और समग्रता व्यापकवादी उपागम है, क्योंकि यह संरचनाओं के साथ साथ प्रक्रियाओं को भी समझने का भी पूर्ण प्रयास करता है। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों की भांति अंतर्निर्भरता एवं आंतरिक प्रक्रियाओं की पेचीदगी को समझने में सहायक है। आमंड के इस उपागम से राजनीतिक व्यवस्था के विकास स्तर का मापन भी किया जा सकता है, अतः इसे विकासवादी उपागम भी कहते हैं। यह उपागम डेविड ईस्टन के मॉडल के संरचनात्मक ढांचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक संरचना को उसके प्रकार के आधार पर समझने में मदद करता है। धन्यवाद। ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने इनपुट यानी आगत में दो चीज़ों का जिक्र किया है, जिसे मांग या डिमांड और दूसरा समर्थन या सपोर्ट कहते हैं, और निर्गत के अंतर्गत सिर्फ एक का जिक्र किया है, जिसे निर्णय या डिसीजन कहते हैं। यही प्रक्रिया वातावरण में फीडबैक के रूप में फिर आगत में आती है और यह सर्कुलेशन चलता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ ईस्टन ने आगत के अंतर्गत दो चीज़ों का उल्लेख किया है, वहीं आमंड ने 4 प्रकार के और निर्गत के अंतर्गत 3 प्रकार के चीज़ों का उल्लेख किया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत कुछ इससे सीखे होंगे। थैंक यू। धन्यवाद।